हाय एवरीवन। आज की क्लास पे हम लोग क्या स्टडी करने वाले हैं इसका मैं ओवरव्यू आप लोगों को दे देता हूँ। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे स्टूडेंट्स पावर डिसिपेशन की। किसी की सर्किट में पावर डिसिपेशन किस तरीके से होता है। देन आफ्टर विल बी डिस्कसिंग अबाउट इलेक्ट्रिक सेल्स, राइट। इलेक्ट्रिक सेल्स की बात करेंगे और ये जो कॉन्सेप्ट है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। इसमें हम लोग ईएमएफ इंट्रोड्यूस करेंगे। विल बी इंट्रोड्यूसिंग टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस एंड फाइनली इंटरनल रेजिस्टेंस, और देखेंगे कि कुछ प्रोफाइल्स इन पर बेस्ड किस तरीके से बनते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। सी, जब भी हमारे पास सर्किट्स की बात होती है तो दो कंपोनेंट्स सर्किट में अवेलेबल होते हैं। एक होता है सोर्स, दैट इज द सोर्स ऑफ एनर्जी, and another one is load, which actually we can say that it consumes energy. तो ये है एनर्जी का सोर्स और ये है एनर्जी का कंज्यूमर, राइट। तो लोड में भी डिफरेंट टाइप के रेजिस्टेंस वगैरह जिसकी बात हम लोग पिछले कुछ 1-2 क्लासेस से कर रहे हैं। लास्ट क्लास में इफ़ यू रिमेंबर, अगर आपने लेक्चर अटेंड किया है तो लास्ट क्लास में हमने बात की थी सीरीज़ एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस की। ठीक है बच्चों, अब मैं यहाँ पे एक चीज़ और बता दूँ, जो पार्ट मैंने सब बताया था बच्चों वो ज़रूरी था यार। ये बोर्ड ने अभी अभी डिलीट किया है, ठीक है। इस टाइम इस सेशन के लिए बोर्ड ने इस वाले पार्ट को डिलीट किया हुआ है। तो इसका मतलब ये है बच्चों कि इससे क्वेश्चंस नहीं आएंगे, इसका डेरिवेशन भी नहीं आएगा। बट यार ये मेरे को इसलिए बताना ज़रूरी था क्योंकि इस पर बेस्ड कुछ कॉन्सेप्ट्स बनते हैं जो आगे कुछ टॉपिक्स में यूज़ होंगे, जो डेफिनेटली हम इग्नोर नहीं कर सकते, राइट। तो लोड में क्या आ जाता है, रेजिस्टेंस आ जाता है, ठीक है। अब आप देखो कि मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ पावर कंजप्शन की। तो पावर कैसे डिफाइन होती है, अगर आपने डेफिनेशन पढ़ी होगी तो dW/dt से पावर डिफाइन करते हैं हम लोग। एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जो चैप्टर है, यूनिट है, इससे पहली वाली, उसमें हम लोग वर्क डन कैसे लिखते हैं। मान लो कोई भी हमारे पास कंपोनेंट है और उस कंपोनेंट से किसी टाइम dt में फ्लोइंग चार्ज dq है, एंड इधर लेट से हायर पोटेंशियल v+ है, लोअर पोटेंशियल v- है, राइट। तो यहाँ पे हम इसे कैसे लिखेंगे, v+- v-, इस तरीके से लिखेंगे। ये क्या हो गया, ये जो कॉन्सेप्ट है ये आ रहा है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से डायरेक्टली एंड डिवाइडेड बाय dt, राइट स्टूडेंट्स। अब देखो यार, इसको फर्दर आप ना कई फॉर्मेट में लिख सकते हो, तो मैं आपको स्पेसिफिकली कैटेगरिकली अलग अलग समझा देता हूँ कि जैसे अगर किसी सोर्स की बात है, फॉर एनी सोर्स जो पावर डिफाइन होगी वो डिफाइन होगी, ये जो एक्सप्रेशन लिखा है इसको मैं dq/dt I बोल सकता हूँ, फ्लोइंग करंट, एंड ये पोटेंशियल डिफरेंस हो गया। तो पावर डिफाइन होगी vi से, एंड दिस इज़ फॉर एनी सोर्स। इसमें हम लोग रेजिस्टेंस इन्वॉल्व नहीं करते हैं। तो पावर, किसी सोर्स की पावर कैसे लिखते हो, v/i से। I क्या होगा दोस्तों, ये सोर्स है, यहाँ का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो v है और करंट फ्लोइंग I है, राइट। अगर हम किसी की लोड की बात करें या फॉर एनी रजिस्टर, सीधे रेजिस्टेंस की बात कर लेते हैं। तो कोई रजिस्टर है अगर हमारे पास, तो उस केस में यही टर्म क्या बनेगा, लेट्स चेक दिस आउट। इस I को मैं v/r लिख सकता हूँ। सो ये बन जाएगा v/r, दैट मीन्स v²/r, राइट। एक फॉर्मूला ये हो गया पावर के लिए। अभी कैसे यूज़ करने हैं ये सारे कॉन्सेप्ट मैं आपको 1 बाय 1 बताने वाला हूँ। एंड दूसरा एक और यहाँ पे मैं इंट्रोड्यूस करूँगा कॉन्सेप्ट, वो है v=ir, यहीं लगा दो, I²r² बनेगा, एक r कैंसिल हो जाएगा, सो इट बिकम्स I²r, ठीक है। और एक और फॉर्मूला बनता है, कौन से फॉर्मूला कब लगाना है वो मैं आपको बताऊँगा, P=vi। तो जनरली रेजिस्टेंसेस के केस में ये लगाते हैं, बट इफ़ वी आर हैविंग वैल्यू ऑफ v एंड वैल्यू ऑफ i, देन वी कैन ऑल्सो यूज़ दिस फॉर्मूला, राइट बच्चों। तो देखो जो सोर्स है उसके लिए तो यही फॉर्मूला यूज़ करना है, लेकिन जो रेजिस्टेंस है, जो लोड है, उसके लिए ये फॉर्मूले यूज़ कर सकते हो। अब मैं आपको थोड़ा सा आइडिया देता हूँ इस बारे में।
जैसे बच्चों हम बल्ब से शुरू करते हैं, वी आर टॉकिंग अबाउट इलेक्ट्रिक बल्ब, राइट। तो इलेक्ट्रिक बल्ब क्या होता है? इलेक्ट्रिक बल्ब का जो रिप्रेजेंटेशन है वो इस तरीके से किया जाता है, लाइक दिस। फाइन स्टूडेंट्स, दिस इज द बल्ब। एंड देखो कोई भी बल्ब होगा ना, उस पर रेटेड वैल्यूज़ होती हैं, उस पर कुछ रेटिंग होती है, और रेटिंग में क्या होता है, पीआर पावर रेटिंग में होती है और वोल्टेज रेटिंग में होती है। तो यहाँ पे लेट्स से इस बल्ब के लिए जो रेटेड वोल्टेज है, अभी मैं आपको बताऊंगा इसका क्या मीनिंग होता है, बट एक बार मैं इसको पूरा डिस्क्राइब कर दूं। रेटेड वोल्टेज वी आर है लेट्स से, एंड लेट्स से जो रेटेड पावर है वो क्या है, वो पी आर है, राइट बच्चों। तो रेटेड वोल्टेज कितनी है, वी आर, एंड रेटेड पावर कितनी है, पी आर। क्या ये बात समझ में आ रही है? अब आप यहाँ पे मैं एक नोट लगा देता हूँ, इन सब का कुछ यूज़ है वो देखिए। सबसे पहली बात तो ये कि अगर किसी बल्ब में अप्लाइड वोल्टेज जो हम अप्लाई कर रहे हैं, अप्लाइड वोल्टेज ग्रेटर देन रेटेड वोल्टेज हो जाए, मतलब आप समझ रहे हो, मतलब जो रेटिंग है ना बल्ब की, जो भी है 100 वोल्ट 200 वोल्ट, अगर आपने ज़्यादा अप्लाई कर दिया तो बल्ब क्या हो जाता है, देन बल्ब गेट्स डैमेज्ड। क्या हो जाता है स्टूडेंट्स, बल्ब जो है वो डैमेज हो जाता है, राइट बच्चों। सेकंड पॉइंट यहाँ पे मैं मेंशन करूँगा कि अगर आप अप्लाइड वोल्टेज जो है वो रेटेड वोल्टेज के बराबर अप्लाई कर रहे हो तो बल्ब डेफिनेटली डैमेज नहीं होगा। तो होगा क्या, देन व्हाट विल हैपन बच्चों, अगर अप्लाइड वोल्टेज रेटेड वोल्टेज के बराबर हो जाएगा तो उस केस में जो कंज्यूम्ड पावर है, जो पावर कंज्यूम करेगा बल्ब, कंज्यूम्ड पावर बराबर होगी रेटेड पावर के। समझ में आ रही है बात? मतलब कोई बल्ब हम लेके आए, साइड में समझ लो, इस बल्ब पे लिखा हुआ है 100 वोल्ट एंड 100 वाट। तो अगर मैं 100 वोल्ट लगाता हूँ इस बल्ब पर तो ये कितनी पावर कंज्यूम करेगा, 100 वाट पावर कंज्यूम करेगा। ये ध्यान रखना है बच्चों। सेकेंड थिंग, P बराबर वी स्क्वायर बाई आर से, देखो पावर हमें गिवन है रेटेड पावर, रेटेड वोल्टेज, वी कैन फाइंड आउट रेजिस्टेंस ऑफ द बल्ब। रेजिस्टेंस ऑफ द बल्ब क्या आएगा, R बराबर वी स्क्वायर बाई पी, और यहाँ पे आप आर और इंट्रोड्यूस कर दो जो रिप्रेजेंट करेगा क्या, रेटेड वैल्यू को, राइट। अच्छा और देखो और इसका यूज़ है, पूरी कहानी सिखा रहा हूँ बल्ब की। ब्राइटनेस से रिलेटेड कभी कभार क्वेश्चन आ जाता है कि ध्यान रख लो कि जो ब्राइटनेस है बल्ब की, जो चमक है, वो किस पर डिपेंड करती है, मोर कंज्यूम्ड पावर, अगर जितनी ज़्यादा पावर कंज्यूम होगी, मोर कंज्यूम्ड पावर बराबर मोर ब्राइटनेस ऑफ बल्ब, राइट। तो कभी क्वेश्चन आएगा ब्राइटनेस पर तो हम क्या करेंगे, पावर देखेंगे, पावर कंपेयर करेंगे। एक और फाइनल फॉर्मूला लिख रहा हूँ, फिर इससे रिलेटेड एक दो क्वेश्चंस बताऊंगा ताकि ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाए। तो क्या फॉर्मूला लिख रहा हूँ, देखो फॉर्मूला ये है कि अगर मान लो अप्लाइड वोल्टेज हमने कुछ डिफरेंट रखी हुई है, इफ अप्लाइड वोल्टेज इज VA, ऑब्वियसली ये स्मॉलर लेनी पड़ेगी रेटेड से, देन कंज्यूम्ड पावर भी डिफरेंट होगी, और वो क्या होगी वो देख लेते हैं। देन कंज्यूम्ड पावर बराबर क्या होगी जानते हो, कंज्यूम्ड पावर ये होगी PC बराबर VA स्क्वायर बाई R, एंड R का वैल्यू हमने अभी लिखा था थोड़ी पहले, VR स्क्वायर बाई PR, सो दिस विल बिकम VA बाय VR होल स्क्वायर इंटू PR। इसका मतलब मेरे पास PC आएगा क्या, PC आएगा VA बाय VR होल स्क्वायर इंटू PR,
राइट स्टूडेंट्स, ये कंज्यूम्ड पावर लिखने का तरीका होगा। हमने सिंपली कोई बहुत बड़ी रॉकेट साइंस यूज़ नहीं करी है, हमने सिंपली आर की वैल्यू यहाँ पे रिप्लेस कर दी, बस ख़त्म। राइट, चलो नेक्स्ट देखो, एक क्वेश्चन देख लेते हैं सीधे सीधे। तो मैंने आपको सारे कॉन्सेप्ट यहाँ पे समझा दिए। देखिए, अगर मान लीजिए, एक सेकेंड, अगर मान लीजिए हमारे पास 2 बल्ब लगे हुए हैं, ठीक है, और रेटिंग है इसकी 50 वाट, 100 वोल्ट, एंड इसकी रेटिंग है 100 वाट, 100 वोल्ट। ये मान लो बल्ब B1 है और ये B2 है, और हमने लगाया है लेट से टोटल वोल्टेज 300 वोल्ट, या 300 नहीं, मैं मान लेता हूँ हमने कितना लगाया, 100 वोल्ट लगाया, राइट, ताकि कोई डैमेज ना हो। और इसी के साथ पैरेलल में एक और सिचुएशन में मान रहा हूँ, जैसे ये जो बल्ब है सेम बल्ब, बस मैं पैरेलल में ले रहा हूँ इनको। राइट बच्चों, बिल्कुल सिंपल केस आपके सामने रख रहा हूँ, थोड़ा सा समझ लीजिएगा अच्छे से। 50 वाट 100 वोल्ट, और ये कितना है 100 वाट 100 वोल्ट, ठीक है बच्चों। और अब हमें करना क्या है, ये बताना है इन दोनों केसेस में कौन से बल्ब की ब्राइटनेस ज़्यादा होगी, ठीक है, एक बार सीरीज़ एक बार पैरेलल। तो बच्चों यहाँ पे आप लोगों को ये पता रहना चाहिए कि जो रेजिस्टेंस होती है वो V²/P होती है। तो मैं करूँगा क्या, यहाँ पे ये देख लूँगा B1 और B2 में से रेजिस्टेंस किसकी ज़्यादा है। तो आप देखिए, एक सीधी सी बात लॉजिकली, अगर आप 1 की रेजिस्टेंस लिखेंगे तो V क्या यूज़ करेंगे 100²/P क्या यूज़ करेंगे 50। अगर सेकेंड की रेजिस्टेंस यूज़ करेंगे तो क्या, सेकेंड की रेजिस्टेंस लिखेंगे तो क्या यूज़ करेंगे वोल्टेज, तो अभी भी 100 है, 100²/100। तो आप एक चीज़ देखो यार, यहाँ पे नीचे डिनोमिनेटर ना डबल हो रहा है, इसका मतलब R2 कम होगा, है ना, R2 क्या होगा, कम होगा R1 से, ठीक है। एक चीज़, बाकी सॉल्व नहीं करना है इसको पूरा बच्चों। अब आप यहाँ पे पावर का फॉर्मूला लगाओगे I²R, और यहाँ पे फॉर्मूला चेक करोगे V²/R। यही मैं समझाना चाह रहा था तुमको कि कैसे पता चलेगा कि I²R यूज़ करना है या V²/R यूज़ करना है। तो इसका बच्चों सीधा सा एग्जांपल है कि यार ये सीरीज़ है, इसमें करंट सेम रहता है, तो हमें क्या है पावर कंपेयर करनी है यहाँ भी और यहाँ भी। तो हम कौन सा वो फॉर्मूला यूज़ करें जिससे आसानी से पावर कंपेयर हो जाए। तो इसमें क्या है, 2 चीज़ें आ रही हैं I और R, लेकिन I सेम है तो केवल R से कंपेयर हो जाएगा। इसमें क्या है, दोनों में V सेम है तो केवल R से कंपेयर हो जाएगा। इसका मतलब इसमें R1 बड़ा है ना, R1 बड़ा है तो इस केस में P1 जो यहाँ कंज्यूम्ड पावर है वो ज़्यादा होगी। इसका मतलब B1 मोर ब्राइट होगा, समझ में आ रहा है। और यहाँ पे आप देखो उल्टा हो जाएगा, R1 ज़्यादा है तो पावर कम हो जाएगी, इसका मतलब यहाँ पे क्या होगा, लेसर ब्राइट, ठीक है। बोलो क्लियर हो गया ना। तो ये वाली बात है, बड़ा ही सिंपल फंडा था बच्चों, तो हमने इस तरह से इसको यूज़ कर लिया। तो बेसिकली मैं वही कह रहा था कि यार मैं आपको बताऊंगा कि जो पावर के फॉर्मूले यहाँ पे मैंने लिखे हैं V²/R I²R, वो कौन सा फार्मूला कब यूज़ करना है। तो ये एक एग्जाम्पल था, और यूज़ करेंगे, बट नाउ लेट अस टॉक अबाउट इलेक्ट्रिक सेल। अब अपन बात करने वाले हैं किसकी, इलेक्ट्रिक सेल की। देखो बच्चों, इसमें ना कुछ चीज़ें ही हमारे लिए इम्पॉर्टेंट हैं, उन पे हमें ध्यान रखना है, बाकी तो इलेक्ट्रिक सेल को डिटेल में आप लोग केमिस्ट्री में पढ़ते हो। तो मैं एक रफली डायग्राम बना देता हूँ, ठीक है, जिससे ना इलेक्ट्रिक सेल को और ज़्यादा डिस्क्राइब किया जा सके। राइट बच्चों, जस्ट अ मिनट। तो कोई जो सेल होती है ना, बीकर होता है, उसमें भरा होता है एक इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन, है ना, ये एक इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन भरा हुआ है। और इसमें हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे इमर्ज कर देते हैं इलेक्ट्रोड्स, ठीक है। ये सब डायग्राम वगैरह कभी काम में नहीं आता फिजिक्स में यार, है ना, ये ध्यान रखना। तो डायग्राम इतना इम्पॉर्टेंट यहाँ पे है नहीं चीज़। ये 2 इलेक्ट्रोड्स होते हैं, एक एनोड एक कैथोड, और जो रिडॉक्स रिएक्शन चलती है वो किस तरीके से चलती है उस पर हमें कहीं कोई बात नहीं करनी है स्टूडेंट्स, ठीक है। ये सब इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का पार्ट है, सो यू विल लर्न ऑल दीज थिंग्स इन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। हमें बस इतना ध्यान रखना है। ये मैं बता रहा हूँ एक रीज़न की वजह से, अभी मैं आपको वो भी एक्सप्लेन कर दूँगा।
सपोज दिस इज द इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन, राइट। अब हमें करना क्या है बच्चों, सो यहाँ एक्चुअली हो क्या रहा होता है कि एक इलेक्ट्रोड पॉजिटिव रहेगा और एक इलेक्ट्रोड नेगेटिव रहेगा, और ये जो पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस एक्यूमुलेट होते हैं एज अ रिज़ल्ट ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन, जो यहाँ इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन के थ्रू होती है। एंड अब देखो यहाँ पे तीन चीज़ें इन्वॉल्व होंगी, एक होगा टर्म EMI, और एक टर्म होगा EMF, एक टर्म होगा टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, एंड एक टर्म होगा इंटरनल रेजिस्टेंस। ठीक है, इन तीनों को हम लोग वन बाय वन डिफाइन करेंगे, बट बिफोर दैट लेट मी डिफाइन एन इलेक्ट्रिक सेल। तो ये क्या है, इट इज़ एन इलेक्ट्रिक डिवाइस, it is an electric device which is used to convert electrical energy, sorry, not electrical energy, it is used to convert chemical energy into इलेक्ट्रिकल एनर्जी, राइट। तो केमिकल एनर्जी जो होती है ना यहाँ पे, उसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती है। अब देख लेते हैं कि EMF क्या है, ये बोर्ड पूछता है, तो इसको आप ध्यान से समझिएगा। इसका जो फुल फॉर्म है, ये शॉर्ट फॉर्म है और लिखने का तरीका भी यही है स्टूडेंट्स। इसका जो फुल फॉर्म है दैट इज़ नोन एज इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, EMF, राइट। एंड इसके बारे में मैं आपको कंप्लीट डिटेल देने वाला हूँ। सबसे पहला पॉइंट ये है, इट इज़ नॉट एनी टाइप ऑफ फोर्स, कोई फोर्स नहीं है, नाम में ज़रूर फोर्स है बट फोर्स नहीं है, ये ध्यान देने की बात है। ये एनर्जी है दोस्तों, ठीक है। कैसे डिफाइन होती है एनर्जी वो सुनो। EMF ऑफ एन इलेक्ट्रिक सेल is defined as the maximum work done by the cell in moving unit charge अक्रॉस द होल सर्किट। तो जो भी सर्किट हमने यूज़ किया हुआ है, अभी मैं आपको डायग्राम की हेल्प से समझा देता हूँ। जैसे ये सर्किट है, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस यूज़ कर लें दोस्तों। अब क्या है कि यहाँ से प्लस चार्ज अगर मैं मूवमेंट कंसीडर करूँ, बट एक्चुअली तो कंडक्टर्स में फ्री इलेक्ट्रॉन्स ही मूव करते हैं, बट स्टिल मैं यहाँ पे प्लस चार्ज का मूवमेंट ले रहा हूँ क्योंकि वो हम अलोंग द फ्लो ऑफ करंट ले सकते हैं। तो प्लस चार्ज अगर यहाँ पे शो करें तो ये मूव करेगा इधर से इधर, और ये पूरा यहाँ से जाएगा, फिर ये इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन केमिकल रिएक्शंस की हेल्प से उस चार्ज को वापस इधर लाएगा, एंड इन दिस मैनर यहाँ एक लूप कंप्लीट होता है। तो जो एक लूप जब कंप्लीट होता है ना दोस्तों, तो उसमें जो टोटल मैक्सिमम वर्क सेल करती है यूनिट चार्ज के लिए, वो EMF कहलाता है। अब देखो यार, यहाँ पे एक सीधा सा फंडा मैं आपको समझाता हूँ। जैसे मान लो हम ग्राउंड फ्लोर से फर्स्ट फ्लोर पे जा रहे हैं, ठीक है, स्टेयर्स की हेल्प से, राइट बच्चों। तो एक चीज़ आप ऑब्जर्व करिए कि जब आप ऊपर की तरफ जाते हैं, मान लो आपको बोला गया कि आप ना एक 5 kg वेट को ऊपर ले जाइए, ठीक है। तो आप जब यहाँ से A पॉइंट से B पॉइंट तक पहुँचेंगे, तो आप ज़रा सोच के बताएं कि जो आप वर्क करेंगे वो क्या सारा का सारा इस 5 kg पे हो जाएगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। क्या केवल 5 kg ही ऊपर जा रहा है? नहीं, आप भी तो ऊपर जा रहे हो ना यार। तो अगर आपका वेट 60 kg है, तो आप इस चीज़ सोचो कि आप एक्चुअली 65 kg को ऊपर ले जा रहे हो। इसका मतलब जो टोटल वर्क आपने किया वो 60 और 5 दोनों पे किया, लेकिन जो यूटिलाइज हुआ, जो हमारी प्रोडक्टिविटी थी, वो केवल 5 kg पर वर्क डन थी, राइट। ऐसी सिचुएशन यहाँ पर भी होती है दोस्तों। क्या सिचुएशन होती है कि जब चार्ज
पूरे सर्किट में घूमता है। तो हमने जो लगाया है एक्सटर्नल रेजिस्टर लोड ये लगाया हुआ है, तो यार जब चार्ज यहाँ से जाएगा तो जो यहाँ एनर्जी देगा वो तो चलो हम यूज़ कर लेंगे, लेकिन जब ये चार्ज घूम के और इस इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन के अंदर से पास होता है तो दोस्तों यहाँ पे भी आयंस प्रेजेंट होने के कारण होते हैं कोलिजन्स, और जब कोलिजन्स होते हैं तो देयर अकर्स सम लॉस इन एनर्जी, यहाँ पे लॉस इन एनर्जी होता है। इसका मतलब सेल जो टोटल एनर्जी प्रोड्यूस करेगी ना वो सारी की सारी हमें लोड पर ऑब्टेन नहीं होगी, कभी नहीं होगी, उसका कुछ पार्ट यहाँ पर भी लॉस होगा। इसे बोलते हैं इंटरनल रेजिस्टेंस, जो यहाँ कोलिजन्स की वजह से आ रहा है और यहाँ पे कुछ लॉस हो रहा है दोस्तों। इसीलिए जो मैक्सिमम ये सेल करेगी वो ईएमएफ है, जो हमें यहाँ बाहर मिलेगा वो है टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। तो अभी बात ईएमएफ की हो रही थी, मैंने आपको डिस्क्राइब कर दिया। इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हो, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल ई। तो अगर आपने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पोटेंशियल की डेफिनेशन पढ़ी है तो आप समझ जाओगे यार ये यूनिट चार्ज के लिए जो वर्क है वो पोटेंशियल ही हो जाता है। तो यार इसकी यूनिट क्या आएगी, इट्स यूनिट इज न्यूटन तो होगी नहीं, फोर्स तो है नहीं, वोल्ट होगी दोस्त। ठीक है, ये ध्यान रखना है। आप इसे शॉर्ट में कैपिटल वी ऐसे भी लिखते हो। अब बात करते हैं टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस की। सो लेट्स टॉक अबाउट टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। दोस्तों ये क्या होता है टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, समझिए इसको। वैसे मैंने अभी अभी आपको आइडिया दे दिया, तो हम इसे लिख सकते हैं कि यार द पोटेंशियल डिफरेंस, शॉर्ट में ऐसे निपटा दो इसको, द पोटेंशियल डिफरेंस ऑब्टेन्ड, ये बोर्ड सब पूछता है डेफिनेशंस यार, इसलिए मैं कायदे से लिख रहा हूँ, ऑब्टेन्ड अक्रॉस द टर्मिनल्स ऑफ बैटरी। तो पोटेंशियल डिफरेंस ऑब्टेन्ड अक्रॉस द टर्मिनल्स ऑफ बैटरी इज व्हाट, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, राइट। इसको हम कैपिटल वी से रिप्रेजेंट करते हैं। एक और चीज़ मैं यहाँ पे ऐड करना चाहूँगा, वो आप समझ जाओगे जैसे मैं लिखूँगा। क्या है ये, इट इज़ द एनर्जी consumed per unit charge across the external resistance। राइट, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के अक्रॉस जो एनर्जी कंज्यूम होगी पर यूनिट चार्ज। अब समझ गए ना पोटेंशियल डिफरेंस, बाहर जो मिल रहा है। ठीक है, इसको वी से रिप्रेजेंट करते हैं, यूनिट वगैरह इसकी वोल्ट हो जाएगी, ये आप ध्यान रख सकते हैं। नाउ लेट्स टॉक अबाउट इंटरनल रेजिस्टेंस। इंटरनल रेजिस्टेंस ये क्या होता है, इसके बारे में भी डिटेल दे देता हूँ। इट कम्स इनटू consideration as a result of collisions of moving charge against the ions inside the electrolytic solution, जिसकी बात मैंने थोड़ी देर पहले की थी, प्रेजेंट इन द सेल। तो यार देखो इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन के बिना भी काम नहीं चलेगा, और इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन है तो उसकी वजह से इंटरनल रेजिस्टेंस आ जा रहा है। ठीक है, तो आएगा ही आएगा, मतलब हर हाल में इंटरनल रेजिस्टेंस। एक और बात सुनिए इंटरनल रेजिस्टेंस को लेके, इसको हम जनरली रिप्रेजेंट जो करते हैं, इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल आर। इसकी यूनिट वगैरह ओम होगी, ये तो अंडरस्टूड है।
एक दो बातें और ध्यान रख लो यार इसको लेके, किन किन चीज़ों पे डिपेंड करता है इंटरनल रेजिस्टेंस। इट डिपेंड्स ऑन, पहला फैक्टर है बच्चों कॉन्सेंट्रेशन, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन। देखो जितना ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन होगी ना, जितने ज़्यादा आयंस होंगे, उतनी ज़्यादा टक्करें होंगी, उतना ज़्यादा कोलिजन होंगे, उतना ज़्यादा रेजिस्टेंस होगा। मतलब रेजिस्टेंस वेरी करता है ऐसे। सेकंड जो है वो है दोस्तों एरिया ऑफ इलेक्ट्रोड्स इमर्स्ड इन इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन। जो इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन है उसके एरिया पर भी, उसमें जो इमर्स्ड रॉड्स हैं, इलेक्ट्रोड्स हैं, उनके एरिया पर डिपेंड करता है। तो यहाँ आप क्या लिखेंगे, आर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू ए। इसको आप ना यहाँ से समझ सकते हो, जो रेजिस्टेंस है वो रो एल बाई ए होता है, तो एरिया पर कैसे डिपेंड करेगा यहाँ से याद रख सकते हो। अब एल भी आता है इसमें, तो एल की बात चलिए तो एल वाला पॉइंट भी हम यहाँ मेंशन करेंगे, और वो क्या है देखो, इट डिपेंड्स ऑन सेपरेशन बिटवीन द इलेक्ट्रोड्स। ज़्यादा सेपरेशन होगा, एल ज़्यादा होगा तो आर ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। और एक और फैक्टर आता है, टाइम पर भी डिपेंड करता है। मतलब आपने देखा होगा सेल बहुत टाइम तक रखी रहे तो उसका इंटरनल रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो उसकी इफ़िशियंसी बहुत ख़राब हो जाती है। बट ये वाला फैक्टर ना नॉट इन बोर्ड, इसको हमें इन्वॉल्व नहीं करना है, ठीक है स्टूडेंट्स। अब देखो बच्चों एक चीज़ और, यहाँ पे ना रिलेशन मैं एक ड्राइव करने वाला हूँ, वो बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसको आपको याद रखना है, और इससे रिलेटेड हम लोग फर्दर काम अगली क्लास में करेंगे। रिलेशन बिटवीन ई, वी एंड स्मॉल आर, इन तीन चीज़ों के बीच में हमें रिलेशन लाना है। तो बच्चों बहुत ही आसान है, देखो यार, जो मैक्सिमम वर्क करेगी बैटरी, उसमें से कुछ एनर्जी खर्च हो जाएगी अंदर इंटरनल में, वो तो हमें मिलेगी नहीं, और कुछ हमें वर्क मिल जाएगा एक्सटर्नल में, राइट स्टूडेंट्स। जो मैक्सिमम है वो कैसे लिख पा रहे हो आप, या फिर आप इसको Q से पर यूनिट चार्ज के लिए डिवाइड कर दो, तो ये क्या बनेगा फर्दर, ये बन जाता है EMF, राइट, EMF। सो ये हो गया कैपिटल E। अच्छा ये क्या बनेगा सोचो, डेल्टा। जो इंटरनल में लॉस होगा वो आप ऐसे समझ सकते हो, ये होगा टोटल चार्ज मल्टीप्लाइड बाय द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इंटरनल, राइट, डिवाइडेड बाय Q, है ना। ये ऊपर एनर्जी लॉस हो गया, प्लस जो एक्सटर्नल में मिलेगा वो हो गया कैपिटल V, राइट। और इसको आप कैंसिल कर सकते हो, एंड फर्दर जो इंटरनल का V है वो लिख सकते हो IR प्लस कैपिटल V। सो यहाँ से एक रिलेशन आ रहा है, क्या आ रहा है, E इक्वल्स V प्लस IR, राइट स्टूडेंट्स। अब इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे हम नेक्स्ट क्लास में।